आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास या भारतीय संविधान का विकास। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं। संविधान कहते किसे हैं? संविधान, पहली बात, संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके तहत किसी भी देश की प्रशासनिक, राजनैतिक, कार्यकुशलता, आदि को संरक्षित किया जाता है या कार्यान्वयन किया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान मतलब एक ऐसी बॉडी जो पूरे देश को एकजुट करके रखती हो, एक नियम जो पूरे देश पर लागू होता हो, वही भारत का संविधान कहलाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माण प्रमुख काम हुआ, आंदोलनों से प्रारंभ हुआ। इसकी नींव रखी गई, इसकी नींव मानी जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। भारतीय संविधान की नींव मानी जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। भारतीय संविधान की नींव मानी जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इसके पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। जब भारत में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो उस समय वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। उस समय वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। इसके लिए महारानी ने इसको कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पत्र दिया था। पत्र में कंपनी को अनुमति थी 15 वर्षों के व्यापार के लिए। अब जब किसी कंपनी को किसी देश पे व्यापार करने के लिए भेज दिया जाएगा तो अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। जब मनमानी करनी शुरू की तो 1757 में एक युद्ध लड़ा गया जिसे हम प्लासी का युद्ध बोलते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ा गया। इससे कंपनी की थोड़ी राजनीतिक परिदशा बदल गई और ये अब भारत के राजनीतिक परिस्थिति में दखल अंदाजी यानी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। इसी क्रम में एक और युद्ध होता है 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध से ये पूर्णतः भारत में राजनीतिक मामलों में अपना हाथ हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। और इसी क्रम में 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का इनको अधिकार प्राप्त हो गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया। इसीलिए कंपनी अपना क्षेत्रीय शक्ति बनाने की, इसी 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी अपना क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्षेत्रीय शक्ति यानी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दी। तो हम संविधान विकास को दो भागों में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कंपनी का शासन जो चला था। कंपनी का शासन हम पढ़ेंगे। पहले कंपनी का शासन जो चला था 1773 से 1858 तक, या ये भी कह सकते हैं 1857 तक, ये भी कह सकते हैं। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसी क्रम में दूसरा पढ़ेंगे हम क्राउन मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश के संसद का शासन हो गया था भारत पर। क्राउन मतलब होता है ताज। क्राउन का शासन
इसको हम पढ़ेंगे 1858 से लेके या 1857 से लेके या 1857 से लेके 1947 तक। इसको दो भागों में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का विकास। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्रम में पढ़ेंगे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के जब कंपनी अपना शासन कर रही थी तो उसको कार्य को निदान करने के लिए, उस कंपनी को कार्य कराने के लिए इस संविधान के क्रम में इसकी बहुत ज़रूरत थी। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये कहता है कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापना की बात की गई, क्योंकि पहले कंपनी अपने अनुसार शासन करती थी, लेकिन अब ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब कंपनी जो थी ब्रिटिश संसद के कार्य हिसाब से कार्य करना शुरू की। ब्रिटिश संसद जो थी वो कंपनी पर अपना अधिकार बढ़ाना शुरू की। इसी क्रम में कंपनी ने दो चीज़ों की नियुक्ति की, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो निदेशक समूह था। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य होते थे, जिसमें 23 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे और एक निदेशक होता था जो यही लोग चुनते थे। तो टोटल मिलकर 24 होते थे। तो ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और निदेशक जिसे कहा जाता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 होते थे, जिसमें 23 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे और एक इसी में से चुन गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो सबको मिलकर होते थे कितना, एक इनका अध्यक्ष रहता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के एक अध्यक्ष रहते थे जो 24 लोग मिलकर जिसको चुनते थे। ये भी कह सकते हैं जो 23 लोग मिलकर एक को चुनते थे, वो सब एक अध्यक्ष होता था, बाकी सब सदस्य होते थे। 23 सदस्य होते थे और एक अध्यक्ष होता था। इसी यहाँ सवाल बनते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते थे, तो हम कहेंगे 24, क्योंकि जो अध्यक्ष होता था इसी में शामिल होता था। इसी क्रम में पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल होने लगा। तो उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ चलती थी, बंगाल, मद्रास यानी चेन्नई और मुंबई। तो जो अब बंगाल का जो गवर्नर था वो इन तीनों का, जो बंगाल, मद्रास और मुंबई, सबका गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वारेन हेस्टिंग इन ये सबका काम अब ये करता था। कौन गवर्नर जनरल, कौन था ये गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। और बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य करने के रूप में 4 सदस्य भी चुने गए, जिसमें से एक खुद हुआ करता था, वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल होता था और 4 सदस्य होते थे। टोटल मिलकर 5 होते थे। तो जब 5 होते थे तो कोई भी निर्णय लेना होता था तो इनके सहयोग से ही ये निर्णय लिया जाता था, क्योंकि जो ब्रिटिश संसद थी वो 4 लोगों को भेजी, एक वारेन हेस्टिंग यानी कह सकते हैं गवर्नर जनरल, और 4 सदस्य थे, टोटल होते थे 5 लोग। तो अब वारेन हेस्टिंग, इनका जो गवर्नर जनरल का जो काम था वो थोड़ा घट गया था, क्योंकि इसमें अब बहुमत की बात होने लगी थी। बहुमत मतलब अगर 2 और 3 पे के अनुपात में भी बात होती थी तो बहुमत की बात, 3 लोग जो कहते थे वही बात मान ली जाती थी। ये आज भी हमारे संसद में यही चलता है कि बहुमत सरकार हो, बहुमत से कोई बिल पे पास किया जाता है। तो जब 2 और 2 के अनुपात में होते थे तो इनमें निर्णायक मत गवर्नर जनरल देता था। तो ये 2 और 3 के अनुपात में हो जाते थे। ठीक आजकल वही होता है कि जो अध्यक्ष होता है वही जो होता है वो अपना निर्णायक मत देता है। इसी एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि बंगाल के साथ साथ मुंबई और मद्रास पे भी वो अपना अधिकार चलाने लगा। अब सबका कानून एक ही जगह बनता था। वारेन हेस्टिंग सबका कानून बनाता था, मुंबई का भी, मद्रास का भी और बंगाल का भी। इसीलिए इसी गवर्नर को, बंगाल गवर्नर को ही इसीलिए गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय, हमारे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, दिल्ली वाली नहीं। इसके तहत कलकत्ता में 1773 में तो ये बात कही गई कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। 1774 में कलकत्ता में ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। इसके चीफ जस्टिस थे, यानी कहते मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजा एम्पे।
इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। इसके साथ साथ 3 और अन्य न्यायाधीश भी थे, 3 अन्य न्यायाधीश भी थे जिनका नाम था चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। हम ये नाम इसलिए शॉर्ट में लिखते हैं ताकि हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो सिर्फ यही नाम, मेन जो नाम है वही याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो 1773 के एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इसमें मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे और अन्य 3 न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिविंगस्टन और हाइट। इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी जिसको सुधारने के लिए 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट भारत आया। हम इसे कंपनी के शासन 1773 से लेकर 1857 या 58 तक इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें जितने भी आएंगे ज़्यादातर चार्टर एक्ट होंगे, इसलिए हम इसको 2 भागों में पढ़ेंगे, 1773 से लेकर 1757 और 1857 तक, और दूसरा जो होगा क्राउन का शासन, ताज का शासन जो होगा 1858 से 1947 तक। तो इसी जो 1773 का ड्यूटी एक्ट था उसी को कुछ बातें उसमें छूट गई थी, उसे सुधारने के लिए 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट भारत आता है। जो ईस्ट इंडिया एक्ट भारत आता है तो इसमें संसदीय नियंत्रण को बढ़ा दिया जाता है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। इसमें 6 सदस्य लिए जाते हैं। जो 6 सदस्य थे इसी के तहत द्वैत शासन की स्थापना भी की जाती है, जिसमें निदेशक और नियंत्रण मंडल होते हैं। निदेशक मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। निदेशक मंत्री जो होते हैं ये व्यापार का कार्यभार देखते हैं और नियंत्रक मंडल जो होता है राजनीतिक और सेना का कार्यभार देखता है। इसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। इसमें 6 सदस्य होते हैं। अब इसी के तहत गवर्नर जनरल के अधिकारों को बढ़ाया गया क्योंकि जब 2 सदस्य और 1 सदस्य का मत अलग हो जाता था तो ये जो गवर्नर जनरल अपना अधिकार देकर इसी को ही नियम मान लिया जाता था, क्योंकि अब गवर्नर जनरल को अपना अधिकार देने के लिए सिर्फ 1 सदस्य की आवश्यकता पड़ती थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल के अधिकार को बढ़ाया गया। किस एक्ट के तहत? 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। इसी के तहत इसीलिए गवर्नर जनरल को अब बस 1 सदस्य की आवश्यकता होती थी, इसीलिए गवर्नर जनरल को अधिकार को बढ़ाया गया। इसी के तहत आगे 1786 का संशोधन अधिनियम आया। ये कार्नवालिस संबंध में लाया गया था। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति भी घोषित किया गया। किसके तहत? 1786 के संविधान संशोधन। संविधान तो बना नहीं था, जो एक्ट चल रहे थे उसी में संशोधन के लिए। कार्नवालिस के संबंध में क्यों लाया गया था? क्योंकि 1786 में जो था कार्नवालिस ही बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कार्नवालिस को ही नियुक्त किया गया था, और यह गवर्नर जनरल को भी मुख्य सेनापति घोषित किया गया था 1786 के एक्ट के तहत, और परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया था, यानी कहते हैं वीटो पावर। कार्नवालिस का ये एक अधिकार हो गया कि कोई भी पारित होता है जो सदस्य नहीं थे, क्या बोलते हैं 1784 के तहत जो ईस्ट इंडिया एक्ट में सदस्य नहीं थे, जो गवर्नर जनरल और बस 1 सदस्य हुआ करता था। देखिए 1784 में 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत जो सदस्य नहीं होते थे ये 3 सदस्य, यानी कि 3 सदस्य मिलकर अगर किसी बिल को पारित करते हैं या परिषद को जो बिल को पारित करते हैं, इस बिल को रोकने का अधिकार लॉर्ड कार्नवालिस को दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1786 के एक्ट के तहत। इसे ही कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर का हमारे संविधान में उल्लेख है जो अनुच्छेद 111 में है, और सबसे पहले वीटो का पावर का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। ये भी बात याद रहे। और 1793 इसकी जो परिषद थी का निर्णय रद्द करने का अधिकार दिया गया किसको? कार्नवालिस को। कार्नवालिस को अधिकार दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त था। और इसी के आगे आया 1793 का चार्टर एक्ट। हमको ज़्यादा बात याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कहेंगे 1786 में कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस था। कार्नवालिस को वीटो पावर दिया गया, यानी कि परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। जितनी बातें
कही गई है, बस उतनी बात याद करने की जरूरत है। फिर आया 1793 का चार्टर एक्ट। अब देखिए याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला एक्ट आया था 1773 में, दूसरा आया 1784 में, और हमने कहा था कि जो भी एक्ट आया था लेजेम्पे ने उनको समय दिया था 15 वर्ष का, 15 वर्ष व्यापार करने के लिए, और व्यापार चलता गया। तो इसी व्यापार को 1793 में बढ़ाया गया। कंपनी का शासन 15 वर्ष से 20 वर्ष कर दिया गया। अब जितने भी एक्ट आएंगे सब वो 20-20 वर्ष के अंतराल पे आएंगे सब। याद करें 1793 आएगा, फिर 1813 आएगा, ऐसे चलते चले जाएंगे सब। तो कंपनी का शासन 1793 के एक्ट के तहत 20 वर्ष, 15 वर्ष से 20 वर्ष कर दिया गया, यानी 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, क्योंकि 15 वर्ष तब बीत चुका था और 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। और अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पर्यवेक्षण यानी का अधिकार दे दिया गया। पर्यवेक्षण माने उसका वो निरीक्षण कर सकता था। पहले सिर्फ कानून बनाता था, अब उसका कानून बना के वो यहाँ पे जाके उसका निरीक्षण भी कर सकता था। बंगाल का जो गवर्नर था, बम्बई और मद्रास के पर्यवेक्षण के अधिकार दे दिया गया, यानी कि उसका वो अब वहाँ पे जाकर निरीक्षण कर सकता था। तो 1793 में सिर्फ 2 बात याद रखनी है कि इसमें कंपनी को 20 वर्ष का कार्य व्यापार करने का समय बढ़ा दिया गया, और बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास के पर्यवेक्षण के अधिकार दे दिया गया। अब इसके आएगा 20 साल बाद, कौन सा? 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। 18 चार्टर एक्ट जानने से पहले हम इस बातें जान लेते हैं कि ये 1793 के ठीक 20 साल बाद आया था 1813 का चार्टर एक्ट। और इस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। औद्योगिक क्रांति मतलब लोगों को व्यापार में रुचि आ गई थी और लोग अपना व्यापार कर रहे थे। कपड़ा उद्योग, सूती उद्योग, वस्त्र बनाते थे, नील वगैरह, हर चीज़ का व्यापार शुरू हो गया था। इसी 1813 के चार्टर एक्ट में 20 वर्ष पुनः बढ़ा दिया गया और व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार को इससे समाप्त कर दिया गया क्योंकि जो ब्रिटेन में जो थे कपड़े, नील और सभी रोजगार, औद्योगिक क्रांति में सभी रोजगार खुल चुके थे। तो वो डायरेक्ट कोई भी ब्रिटेन से, अब कोई भी आके, ब्रिटेन जो कह लें ब्रिटिश से या अंग्रेज में जो चाहे वो आके भारत में व्यापार कर सकता था। अब व्यापार करना सिर्फ कंपनी का अधिकार नहीं रह गया था, यानी कि वहाँ के कोई भी ब्रिटिश कोई भी आके भारत में व्यापार कर सकता था। तो पूछता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार समाप्त नहीं किया गया, ये बात याद रखेंगे। चीन के साथ अभी व्यापार करता था कौन? ब्रिटिशर्स। और इसी के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपए कंपनी द्वारा खर्च किए जाएंगे। ये कंपनी ने घोषणा की। कंपनी घोषणा इसलिए की ताकि लोगों को लगे कि कंपनी हमको सिर्फ लूटने नहीं आई है, हमारे लिए कुछ करती भी है और हमारे लिए सहयोग करने के लिए आई है। लेकिन ये तो सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने वाली बात थी, जो आजकल के नेता करते हैं। ये जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया जाता था। 1 लाख रुपया हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। कंपनी कभी भी 1 लाख रुपया खर्च करती नहीं थी, और ये सिर्फ जनता के लिए, उनकी नज़रों में सिर्फ बने रहने के लिए ये सब प्रावधान किए गए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तो पूछता है कि किस समय पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और फिर ईसाई मिशनरियों को, मतलब ईसाई जो गुरु थे, उनको भारत आने की छूट दी गई। भारत आने की छूट इसलिए दी गई ताकि वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। तो ये भी पूछता है कि धर्म का प्रचार प्रसार करने का छूट किस एक्ट के तहत दिया गया? तो धर्म का प्रचार करने का श्रेय 1813 के चार्टर एक्ट को जाता है। ईसाई मिशनरी को, सिर्फ ईसाई लोगों को, क्योंकि उसमें कंपनी भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर चुकी थी। अब इसी आगे आएगा इसके 1793 के 20 साल बाद ही आया था 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसके 20 साल बाद आएगा कौन? 1833 का चार्टर एक्ट। अब देखिए 20 साल बाद फिर 20 साल के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। अब कंपनी अपना व्यापार बढ़ाते चली जा रही है और चीन के साथ चाय के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। अब एकाधिकार सिर्फ कंपनी का अधिकार नहीं रह गया कि चाय का व्यापार कर सकती है, अब जो चाहे चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकता था। और तीसरी बात, जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो अधिकार जिसका होगा वही वो अब नौकरी करेगा। ये जाति या वर्ग के आधार पर आरक्षण देना बंद कर दिया गया।
और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था कि 1773 के रिक्रूटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था 1773 के रिक्रूटिंग एक्ट के तहत। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया किसके एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये बातें याद रखेंगे। अब चीन के साथ व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग को किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब आगे हम पढ़ेंगे। और जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और इसी एक्ट के तहत सिविल परीक्षाओं को सिविल परीक्षाओं का आयोजन करने का प्रयास किया गया। तो पूछता है कि सिविल परीक्षाओं के आयोजन करने का प्रयास किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल परीक्षाओं को प्रतियोगी परीक्षा बनाने का प्रयास किया गया था। यानी ये खुली प्रतियोगिता होगी। अब इसमें जाति वर्ग के आधार पर कोई बात नहीं की जाएगी। तो सिविल परीक्षाओं का प्रतियोगिता परीक्षा कराने का आयोजन किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा किया गया था। और जो हम परिषद बताए थे, परिषद जो 3 सदस्यों की थी, जो परिषद थी उसमें एक प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को भी जोड़ा गया। तो पहले कितने सदस्य थे हुआ करते थे? 4। अब फिर से 5 सदस्य हो गए क्योंकि 1784 के पीस इंडिया एक्ट के तहत कितने सदस्य हुआ करते थे? 4 सदस्य हुआ करते थे। और फिर से 1 सदस्य और बढ़ गए, 5 सदस्य होने लगे। लेकिन इनकी बातों को मानने का अधिकार नहीं था। ये बात नहीं, इनको मानना ही अनिवार्य है। इनको बातों को सिर्फ ये सुझाव दे सकते थे, इनको मानना या ना मानना ये वहाँ गवर्नर जनरल पे डिपेंड करता था। तो अब इसके 1833 के तहत दास प्रथा अंत करने की बात कही गई। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा के अंत करने की बात कही गई। लेकिन 1843 में एलन बरो के द्वारा दासता का अंत कर दिया गया। 1833 में एलन बरो द्वारा दासता का अंत कर दिया गया। तो पूछता है कि दासता का अंत किसने किया था? तो दासता का अंत एलन बरो ने किया था। अब इसी के तहत आगे हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की संख्या 24 हो गई, 24 से हो गई थी, तो 24 से घटाकर अब 18 कर दिया गया। क्योंकि हमने बताया था कि जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1773 के रेगुलेटिंग के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कितने हुआ करते थे? 24। अब इन 24 में से 1773 के रेगुलेटिंग के तहत 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। अब इनको घटाकर कितना कर दिया गया? 18। अब इनको 18 किया गया। अधिकारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करना शुरू हो गया। बात कही गई थी कब? प्रतियोगी शिक्षा परीक्षा कराने की बात कही गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन 1853 में प्रतियोगी परीक्षा कराना शुरू हो गया। और जो इनकी बात 1833 के चार्टर एक्ट में जो प्रथम विधि सदस्य थे मैकाले, इनकी बात को माना या ना माना जाना था, लेकिन इनको विधि सदस्य के रूप में पूर्ण दर्जा दिया गया। अब इनकी बातों को मानना अनिवार्य हो गया था, इनको बात को मानना ही पड़ता था। तो आज हम फिर से कुछ बातें रिकॉल कर लेते हैं। पूछेगा कंपनी सहसी नियंत्रण स्थापन किया गया 1773 के रेगुलेटिंग के तहत। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्ट की स्थापना की 1773 के रेगुलेटिंग के तहत, जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से 23 सदस्य और एक उसमें अध्यक्ष हुआ करते थे। 1773 के रेगुलेटिंग के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि अब बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि अब इसके अधिकार क्षेत्र में बंगाल, मद्रास और मुंबई तीनों प्रेसिडेंसी आने लगी थी। और बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्यों को भी चुना गया जो इसके कानून बनाने में या शासन व्यवस्था चलाने में इसकी सहायता करते थे। और इनके विधि निर्माण में इनका सहयोग लिया जाता था। इनको बहुमत से ही कोई बिल पारित, कोई योजना बनाई जाती थी, इसका कार्य था। 1773 के रेगुलेटिंग के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिविंगस्टन और हाइड।
1784 पीस इंडिया के तहत संसदीय नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य थे। और 1784 पीस इंडिया के तहत 2007 की शुरुआत की गई थी, जिसमें निदेशक और नियंत्रण मंडल थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ व्यापार का लेखा जोखा रखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर सेना और राजनीति का लेखा जोखा रखते थे। गवर्नर जनरल के गवर्नर जनरल के अधिकारों को बढ़ाया गया, क्योंकि इसमें पहले 5 सदस्य हुआ करते थे, अब इसमें 3 सदस्य होते थे, 3 सदस्य और एक गवर्नर जनरल। अब इसको गवर्नर जनरल को बस एक सदस्य की आवश्यकता होती थी अपने विधि यानी अपने कानून बनाने के निर्माण के लिए। एक सदस्य की सिर्फ अनुमोदन की आवश्यकता होती थी, एक सदस्य ने हामी भर दी तो वो कानून बना देता था। यहाँ तक 1784 के पीस इंडिया एक्ट के तहत 1784 में कॉर्नवालिस था 1784 में कॉर्नवालिस था और परिषद के निर्णय को वीटो पावर दिया गया, और सबसे पहले वीटो पावर किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। और 1793 के तहत 20 वर्ष का शासन बढ़ा दिया गया, और बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई मद्रास और पर्यवेक्षण कार्य मतलब इसके नियंत्रण के देखरेख का अधिकार दे दिया गया। और फिर 1813 में विश्व पूर्ण बढ़ा दिया गया, और व्यापारी के अधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ 4 के व्यापार को समाप्त नहीं किया गया। और शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च किया जाने का, ईसाई मसीह को धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता दी गई 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 चार्टर के तहत पुनः 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, और चीन के साथ 4 के अधिकार समाप्त कर दिया गया। जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन विभाग में भेदभाव समाप्त कर दिया गया, और बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और श्री आयोजनों की बात कही गई थी, और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी, जो प्रथम विधि सदस्य थे कौन? लॉर्ड मैकाले। 1833 के तहत दास प्रथा का अंत करने की बात कही गई थी, लेकिन 1843 में एलन बरोन के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था, और दास प्रथा का अंत किया गया था। लॉर्ड मैकाले को लेकर परिषदों में संख्या कितनी हो गई थी? 5, क्योंकि 4 पहले थे, 3 सदस्य और एक गवर्नर जनरल। अब ये विधि सदस्य आ गए थे तो 5 हो गए थे। 1853 में चार्टर एक्ट आया था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पहले 24 संख्या थी। 1773 के लोटिंग एक्ट के तहत 24 संख्या थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, अब 18 कर दी गई। और अधिकारी अधिकारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाने लगा, और विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को पूर्ण दर्जा दे दिया गया। अब हम आगे पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के बाद अधिनियम। तब तक के लिए धन्यवाद।